Hello everyone, welcome back to my channel. I am Barkha Agarwal and I have qualified UGC NET JRF एग्जामिनेशन। तो आज हम पढ़ने वाले एक वीडियो में सारा पोर्टर्स के मॉडल, पोर्टर्स के 5 इंपॉर्टेंट मॉडल है जो आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। आज हम वो सारा मॉडल एक गो में करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारा पोर्टर्स का मॉडल। सबसे पहला मॉडल हमारा आता है पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Porter's 5 forces of competitive position analysis was developed in 1979 by Michael E. Porter of Harvard Business School based on the concept that there are 5 forces that determine the competitive intensity and attractiveness of a market। कह रहा है कि पोर्टर्स ने आइडेंटिफाई किया था कि ऐसा 5 फोर्स होता है जो हमारे कंपटीशन को इफेक्ट करता है। वो कौन से 5 फोर्सेस होते हैं, चलिए वो पढ़ते हैं। Porter's 5 forces helps to identify where power lies in business situation। पावर कहाँ है हमारे बिजनेस में। This is useful both in understanding the strength of an organization current competitive position and the strength of the business that an organization may look to move into। मतलब ये हमारी करंट पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है एंड फ्यूचर में किस पोजीशन पे हम पहुंच सकते हैं वो भी आइडेंटिफाई करता है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारे 5 फोर्सेस से जो पोर्टर्स ने दिया था। वो कौन से 5 फोर्सेस है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आता है सबसे पहले हमारा सप्लायर पावर। पोर्टर्स ने सबसे पहले बोला कि सप्लायर का कितना पावर है हमारे कंपटीशन को अफेक्ट करने के लिए। वो सबसे पहला पॉइंट आता है। इसमें क्या बोलते हैं, एन असेसमेंट ऑफ हाउ इजी इट इज फॉर सप्लायर्स टू ड्राइव अप प्राइजेस। कितना पावर है सप्लायर्स के पास कि वो प्राइस को अफेक्ट कर सकता है। मतलब अगर आपके बहुत सारे सप्लायर्स हैं मार्केट में तो वो क्या होगा, प्राइसेस को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा सप्लायर्स, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं प्राइस इंक्रीज कर दिया तो कस्टमर क्या है, किसी और बिजनेसमैन किसी और सप्लायर्स के पास चल जाएंगे। अगर इसने भी इंक्रीज कर दिया तो वो थर्ड पर्सन के पास चल जाएंगे। लेकिन अगर आपका सप्लायर सिर्फ 1 या 2 है तो क्या होगा, वो क्या कर सकते हैं, अपने प्राइजेस को हाई कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा मार्केट में। राइट, ज़्यादा सप्लायर्स नहीं है तो उन्हें अनफॉर्चुनेटली उन्हीं से परचेज करना होगा बिजनेसमैन को। इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, प्राइसेस को ड्राइव अप कर सकते हैं। This is driven by the number of suppliers of each essential inputs, uniqueness of the product or service, relative size and strength of the supplier, and cost of switching from one supplier to another। तो ये सब क्या चीज़ पर डिपेंड करते हैं, आपका प्रोडक्ट कितना यूनिक है, आपका कितना सप्लायर्स है मार्केट में, आपका स्ट्रेंथ और कितना साइज है मार्केट में, सप्लायर्स का कितना स्ट्रेंथ है, कितने सप्लायर्स हैं, और आपका कॉस्ट ऑफ स्विचिंग क्या है। मतलब अगर आप एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर में स्विच कर रहे हैं और आपका कॉस्ट बहुत हाई है तो आप क्या करोगे, आप इसी सप्लायर से भले इसका प्राइस हाई है आप परचेज कर लोगे। लेकिन वहीं अगर आपका कॉस्ट ऑफ स्विचिंग लो हो जाता है तो आप क्या करोगे, सिंस इसका प्राइस हाई है तो आप सेकंड वाले सप्लायर से परचेज कर लोगे। ठीक है, तो ये होता है सप्लायर पावर। मूविंग फॉरवर्ड टू बायर पावर। बायर पावर क्या बोलते हैं, एन असेसमेंट ऑफ हाउ इज इट ईजी फॉर द बायर्स टू ड्राइव अप प्राइजेस। मतलब अब बायर्स का कितना उसमें है, इजी एसेस कितना कर सकता है कि वो प्राइजेस को हाई कर सकता है। दिस इज ड्रिवन बाय द नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट। मतलब जैसे सप्लायर्स का था वैसे ही बायर्स का। अगर बायर्स आपके बहुत सारे हैं ना तो क्या करेंगे, वो लोग प्राइजेस को हाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर ये बायर नहीं लेगा तो ये बायर ले लेगा, अगर ये नहीं लेगा तो ये ले लेगा। बट अगर 1 या 2 बायर है तो वो ज़्यादा प्राइसेस को हाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि बायर सिर्फ मेरे 2 ही है। अगर मैं प्राइसेस को हाई कर देता हूँ तो क्या होगा, मेरा लॉस हो जाएगा, तो कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। वही है, यही बता रहे हैं। दिस इज ड्रिवन बाय द नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट, इंपॉर्टेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल बायर टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉस्ट ऑफ बायर ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन सप्लायर टू अनदर। वही सेम चीज बता रहे हैं, कितना कॉस्ट है स्विचिंग का, कितने बायर्स है आपके मार्केट में, कितना स्ट्रेंथ है आपका। If a business has just a few powerful buyers, they are often able to dictate terms. ठीक है, moving forward to third point, which is competitive rivalry. The main driver is the number and capabilities of competition in the market. Many competitors offering undifferentiated product and services will reduce market attractiveness. क्या होता है ना, अगर आपके बहुत सारे कंपटीशन है और वो सब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका मार्केट अट्रैक्टिवनेस हाई होगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर ये सब कंपटीशन जो हो रहा है सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड करे तो आपका मार्केट अनअट्रैक्टिवनेस होगा, क्योंकि सब सिमिलर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो मार्केट अट्रैक्टिव तो नहीं होगा ना। आप अट्रैक्ट कहाँ होंगे, जब प्रोडक्ट आपका डिफरेंट होता है, बायर्स वहाँ अट्रैक्ट होते हैं। राइट,
तो वहाँ पे आपका मार्केट अट्रैक्टिव होता है जहाँ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, और वहाँ पे कंपटीशन असली आता है कि अब न्यू फॉर्म अगर एंटर कर रहा है तो वो कौन से प्रोडक्ट लेकर आए, ऐसे कौन सा डिफरेंशिएशन लेकर आए कि वो बाकी फॉर्म से डिफरेंशिएट कर सके। मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। When close substitute produce exist in the market, it increases the likelihood of customers switching to alternative in position to price increase. This reduces both the power of suppliers and attractiveness of the market. क्या बोल रहे हैं ना कि जब आपका substitute available होता है तो क्या होता है, आप जल्दी से एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में स्विच कर जाते हो, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, तो आप जब स्विच कर सकते हो तो इसीलिए बायर्स जो है या आपके जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो कस्टमर क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में स्विच हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने प्राइस को रीजनेबल रखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दिस रिड्यूसेस बोथ द पावर ऑफ सप्लायर्स एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ द मार्केट। Moving to the fifth point, threat of new entry. Profitable market attracts new entrants which erodes profitability. अगर न्यू एक मार्केट है जो बहुत प्रॉफिट बना रहा है, राइट, अब एक न्यू फॉर्म एंटर करता है, अब न्यू फॉर्म एंटर किया तो क्या होगा, इसका प्रॉफिट डाउन हो जाएगा, क्योंकि पहले सिंगल फॉर्म था जो रूल कर रहा था, अब दो फॉर्म आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इरोड हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा। वही होता है अगर न्यू फॉर्म एंटर करता है तो प्रॉफिट पे इफेक्ट होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। व्हाट आर द 5 फोर्सेस, रिपीट, सप्लाई। प्लीज कमेंट सेक्शन में जो भी आप पढ़ोगे ना, जितने भी पॉइंट्स है सबको मेंशन करेगा। आपके यूजीसी नेट में इसमें क्या करता है, पॉइंट्स दे देता है और पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोर्टर्स 5 फोर्सेस ऑफ मॉडल, तो ये अच्छे से करेगा और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेगा। सो व्हाट आर द 5 फोर्सेस मॉडल, सप्लायर पावर, बायर पावर, कॉम्पिटिटिव राइवलरी, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। आई होप आई एम क्लियर, आपको पोर्टर्स के 5 मॉडल्स क्लियर हो गए हों, ठीक है। Threats of new entrants, threat of substitute, bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers and rivalry among the existing competition. चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मॉडल विच इज पोर्टर्स डायमंड मॉडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायमंड मॉडल जो कि डायमंड शेप का होता है, मतलब 4 आपके फैक्टर्स है। चलिए, पोर्टर्स डायमंड मॉडल ऑल्सो नोन एज अ थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्री, इसको थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। is a dimension framework that focuses on explaining why certain industry within a particular nation are competitive internationally, क्यों वो competitive है internationally whereas दूसरे नहीं होते हैं। कौन कौन से 5 फोर्सेस होते 4 मॉडल फैक्टर्स होते हैं, फर्म का स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, फैक्टर कंडीशन एंड डिमांड कंडीशन एंड रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज आर द पोर्टर्स डायमंड मॉडल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट पॉइंट इज फर्म का स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है एंड राइवलरी क्या है। फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी refers to the basic fact that the competition leads to businesses finding ways to increase प्रोडक्शन एंड टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। क्या होता है ना कि अगर आपका कंपटीशन है तो आप क्या करोगे, कंपटीशन देख के देखोगे कि आपका ए फॉर्म है, बी फॉर्म है। अब आप देख रहे हो ए फॉर्म है, बी फॉर्म है। बी फॉर्म ना बहुत ही हाई डेवलप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हो, अपने प्रोडक्ट्स को बहुत लो कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या होगा, ए फॉर्म क्या करेगा, वो भी इनोवेशन लाने की कोशिश करेगा। देखिएगा मेरा कॉम्पिटिटर जब इतना अच्छा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, तो वो भी क्या करेगा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश करेगा, इनोवेशन लाने की कोशिश करेगा, अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट लाएगा, अपने टेक्नोलॉजीज में प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। तो ये क्या हो जाता है, आपके कॉम्पिटिशन के होने का फ़र्क। आपका कॉम्पिटिशन होता है, आपका राइवलरी होता है, तो ये प्रोसेस आपका ये चीज़ देखा जाता है मार्केट में, ठीक है। तो यही पॉइंट बता रहे फर्म का स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। द सेकेंड पॉइंट इज फैक्टर्स कंडीशन। अब फैक्टर्स कंडीशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। इट रिफर्स टू द नेचुरल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल। फैक्टर्स कंडीशन क्या होता है, जो हमारे फैक्टर्स अवेलेबल है मार्केट में, मतलब नेचुरल हो सकता है, कैपिटल हो सकता है और ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकता है। सम कंट्रीज आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, फॉर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज में ऑलरेडी रिच रहता है, जैसे सऊदी अरेबिया, वहाँ वो ऑयल के लिए बहुत पॉपुलर है, राइट। सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, ठीक है, क्योंकि वो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज है, इन ऑयल। विथ ह्यूमन रिसोर्सेज वी मीन क्रिएटेड फैक्टर कंडीशन सच एज, और आपका ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, जो आप क्रिएट कर रहे हो, राइट। जैसे आपका स्किल्ड लेबर को आप क्रिएट करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर रहे हो, साइंटिफिक नॉलेज क्रिएट कर रहे हो। पोर्टर्स बोलता है कि सबसे ज़्यादा हमारा क्रिएटेड फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रैदर देन नेचुरल फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्रिएटेड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है rather than नेचुरल फैक्टर, और आपको टाइम टू टाइम अपने क्रिएटेड फैक्टर्स को अपग्रेड करना चाहिए और अपडेट करना चाहिए ताकि आपका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो आपका क्रिएटेड फैक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, देन नेचुरल फैक्टर। I hope I am clear. Moving forward to the third point, which is demand condition. Demand condition in Porter's models refers to the home market demand for a particular product or service. They depend on customer demographics. क्या होता है डिमांड, किस पे डिपेंड होता है, कस्टमर्स के डेमोग्राफिक में क्या कस्टमर्स है, उनके क्या नीड्स है, वो कौन से सिटी में रहते हैं, उनका जोग्राफिकल एरिया क्या है, डेमोग्राफिक एरिया क्या है, सच एज कस्टमर सेगमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन. High demand condition prompt an organization to constantly improve their product and innovate to able to gain a competitive edge. क्या कहते हैं ना, जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा कंपनीज को कि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट लाए, वो और अच्छे से प्रोडक्शन करे, कॉस्ट को डिक्रीज करे, ठीक है। ये होता है आपका डिमांड कंडीशन. आई होप आई एम क्लियर. मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री. आप रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री क्या हो गया, आपके सप्लायर्स, आपके चेन जो आप क्रिएट करो जहां से आप रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हो, राइट, वो होता है आपका रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री. Porter's diamond theory says that the success of a particular industry depends upon other related industry. Supporting industry can boost an organization market position and create competitive advantage through supply chains, exchange of ideas and resources. अगर आपका सपोर्टिंग एंड रिलेटिंग इंडस्ट्रीज मतलब आपके सप्लायर्स अच्छे हैं, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं आपको, आप जिससे रेफरेंस लेते हो या जिससे आइडियाज़ लेते हो, आपका रिसोर्सेज अच्छा आ रहा है, आपका रॉ मटेरियल्स टाइमली आ रहा है, तो क्या होगा, वो बूस्ट मिलेगा कि आप और अच्छा प्रोडक्शन कर पाओ और स्पीडी प्रोडक्शन कर पाओ, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको वो बूस्ट मिलेगा, वो कॉम्पिटिटिव एज आप क्रिएट कर सकते हो, राइट. तो ये होता है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री का फायदा. चलिए, पोर्टर्स डायमंड मॉडल तो 4 फैक्टर्स पहले था, अब 2 एडिशनल फैक्टर्स इंट्रोड्यूस हुआ है पोर्टर्स में, विच इज गवर्नमेंट एंड चांस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये न्यू एड ऑन हुआ है, पहले हम 4 फैक्टर पढ़ते थे, बट अब गवर्नमेंट एंड चांस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पोर्टर्स डायमंड मॉडल. Government can influence a country's international competitiveness through aids, import, exports and investment. आपको पता ही है गवर्नमेंट हमारे सेक्टर्स को या हमारे कंट्री को इफेक्ट करता है, उससे कंपटीशन को, उसके एज को कितना इफेक्ट करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज से, एड्स के थ्रू, ठीक है, ये सब के थ्रू गवर्नमेंट इफेक्ट कर सकते हैं. On the other hand, chance refers to the random occurrence that might affect established position in the market. They are often beyond the control of a nation or organization and include natural disaster, groundbreaking invention or sudden shift in international market. Chance क्या हो सकता है, sudden occurrence कुछ हो गया, जैसे आपका कोई भूकंप आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया या ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया, उसके वजह से क्या होता है, हमारे कंपटीशन को इफेक्ट होता है, हमारा कंपटीशन स्पिरिट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो एक चांस है, आपका लॉस हो गया किसी चीज़ का, राइट. तो चांस हो गया सर्टेन अकरेंस ऑफ एनीथिंग, कुछ अकर हो गया, उसके वजह से आपका मार्केट इफेक्ट हो रहा है. तो ये 2 एडिशनल पॉइंट है, विच इज गवर्नमेंट एंड चांस. तो व्हाट आर द 6 फैक्टर्स, गवर्नमेंट एंड चांस, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, डिमांड कंडीशंस एंड और क्या था बताइए, फॉर्म का स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर्स एंड फैक्टर कंडीशन, राइट. चलिए मूविंग फॉरवर्ड, फॉर्म का स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवली, डिमांड कंडीशन, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, फैक्टर कंडीशन, चांस जो नया आया है एंड गवर्नमेंट विच इज न्यू, ठीक है. आई होप आई एम क्लियर. तो आपको ये वाला मॉडल भी क्लियर हो गया होगा, पोर्टर्स के डायमंड मॉडल. चलिए मूविंग फॉरवर्ड, तो पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रैटेजिक मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप बोलोगे आप मैम सभी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, बच्चे सभी इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकती. पोर्टर्स के एनटी में हर ईयर एक टॉपिक पूछा जाता है, बट मैं आपके लिए थोड़ा ईजी कर दे रही हूँ पढ़ाना, ताकि आपको मेमोराइज नहीं करना पड़े, बस समझना पड़े, ठीक है. एक अच्छा तरीका है, आप जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा. लिखने से क्या होता है, हमारी मेमोरी ज़्यादा शार्प होती है, हमें वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है. तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर एट द एंड ऑफ द वीडियो करिएगा कमेंट. चलिए स्टार्ट करते हुए पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रैटेजिक मॉडल. पोर्टर्स कॉल दिस जेनरिक स्ट्रैटेजी कॉस्ट लीडरशिप. 3 पार्ट्स था, याद रखिएगा. पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रैटेजिक मॉडल में 3 पार्ट्स था, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस. कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंशिएट करें, यूनिकनेस, एंड फोकस, किसी पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज होना, राइट. फिर क्या हुआ, ये 3 चीज़ को आप क्या किए, फोकस को वो वापस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, विच इज कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द 4 स्ट्रैटेजीज टू चूज फ्रॉम, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन
ये दो था फर्स्ट, सेकंड, एंड कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस को टू कैटेगरी में डिवाइड किए थे, विच इज कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस। ठीक है, तो व्हाट आर द 4 पॉइंट्स? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन फोकस। कितना इजी है, देखिए आपका लीडरशिप से क्या है, कॉस्ट से कॉस्ट लीडरशिप हो गया, कॉस्ट का फोकस हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया और डिफरेंशिएशन फोकस हो गया। ठीक है, मतलब इजी हो गया पढ़ना। याद रखिएगा 3 चीजें, ओके। एंड देन द थर्ड पॉइंट इज सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। चलिए अब हर एक टर्म क्या डिफाइन करता है वो पढ़ते हैं। इफ अ फर्म इज टारगेटिंग कस्टमर्स इन मोस्ट और ऑल द सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ऑफरिंग द लोएस्ट प्राइस। देखिए कॉस्ट लीडरशिप मतलब कॉस्ट से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स है। तो जब कंपनी सारे सेगमेंट्स को या बहुत सारे सेगमेंट्स को फोकस करता है और कोई चीज़ को लो प्राइस में ऑफर कर रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑफरिंग लोएस्ट प्राइस, तो वो क्या हो जाता है, कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट पे फोकस करता है ऑन ऑल द सेगमेंट्स और मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स। नाउ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, आप बताइए क्या हो सकता है, जब डिफरेंशिएशन पे फोकस करता है, मतलब कैसे हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिशन से, कॉम्पिटिटर्स के। ठीक है, तो वो हो जाता है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। इफ इट टारगेट्स कस्टमर और सारे सेगमेंट्स में या मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, all segment based on the attributes other than price via higher product quality or service to command a higher price, it is pursuing a differentiation strategy. It is attempt to differentiating itself along its dimension favorable relative to its competition. ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपका डिफरेंशिएशन कर रहा है प्राइस के बेसिस में नहीं, क्योंकि प्राइस आपका कहाँ होता है, कॉस्ट लीडरशिप, बट अदर फैक्टर्स में, जैसे आपका प्रोडक्ट अच्छा दे दिया, क्वालिटी अच्छा दे दिया, सर्विस अच्छा दे दिया, कुछ यूनिकनेस दे दिया प्रोडक्ट में, सारे सेगमेंट्स में या कुछ मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स में, वो होता है आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज फोकस स्ट्रैटेजी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस। अब क्या हो रहा है ना, फोकस मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट को फोकस करना, एंड कॉस्ट मतलब लो प्राइस एंड पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस करना, राइट। लो सेगमेंट मतलब लो प्राइस टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट। हम कॉस्ट लीडरशिप में क्या करते, सारे सेगमेंट पे मोस्टली फोकस कर रहे थे, पर कॉस्ट फोकस क्या करता है, अटेम्प्ट टू ऑफर अ लोअर कॉस्ट इन दैट स्कोप, मतलब फोकस पर्टिकुलरली कॉस्ट इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट। ऑन द अदर हैंड डिफरेंशिएशन फोकस इज डिफरेंशिएट कर रहा है प्रोडक्ट को, राइट, इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट और एक पर्टिकुलर स्कोप में, वो होता है आपका डिफरेंशिएशन फोकस। मतलब वो फोकस ही कर रहा है आपका पर्टिकुलर चीज में, फोकस विच इज स्पेसिफाइड, राइट, एंड डिफरेंशिएशन टू डिफरेंशिएट। तो वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़िए, बहुत ईजी हो जाएगा, आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आई एम क्लियर, पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजिक मॉडल भी आपको समझ आ गया हो। व्हाट आर द 4 फैक्टर्स, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट का फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस। तो ये था आपका पोर्टर्स का जेनेरिक स्ट्रैटेजिक मॉडल। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर मॉडल विच इज, हमारा 3 मॉडल हो चुका है, होप आपको समझ जाए हो, विच इज पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए पढ़ते हैं। पोर्टर्स ब्रेक वैल्यू चेन मॉडल इनटू, पोर्टर्स का वैल्यू चेन मॉडल 2 तरह का होता है, एक होता है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज, एक होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज आपका मेन एक्टिविटीज होता है एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। It further divides 4 activities into support of primary activities. The primary activities of Porter's value chain models are inbound logistic, outbound logistic, marketing, sales and service. The goal of the 5 set of activities is to create value that exceed the cost of conducting that activity. मतलब कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ये आपका होता है मेन। चलिए स्टार्ट करते हैं मेन। यहाँ से प्राइमरी एक्टिविटीज क्या क्या होते हैं आपके पोर्टर्स के वैल्यू चेन मॉडल में। सबसे पहला आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है, इंक्लूड द रिसीविंग, रिसीव हो रहे हैं हम लोग, वेयर हाउसिंग स्टोर कर रहे हैं, इन्वेंट्री अपने रॉ मटेरियल्स का मेंटेन कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ बाहर से हमारे वेयर हाउस में आ रहा है, वो होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक। दिस ऑल्सो कवर्स ऑल रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। फॉर एग्जाम्पल, एन ई-कॉमर्स कंपनी इनबाउंड लॉजिस्टिक विल बी रिसीविंग एंड स्टोरिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर दैट इट प्लान्स टू सेल। मतलब वो क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है कुछ प्रोडक्ट जो उसे फर्दर सेल करना है, राइट। वो क्या किया, बाहर से रॉ मटेरियल्स लिया, वो क्या हुआ इनबाउंड लॉजिस्टिक, क्योंकि आपके वेयर हाउस में आ रहा है। अब क्या हुआ, आपका कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाया और उसको बाहर सेल करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, जब वो सेल कर रहे हैं ना, तो वो हो जाता है आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक, राइट। तो देखिए आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है, ऑल एक्टिविटीज टू डिस्ट्रीब्यूट अ फाइनल प्रोडक्ट टू द कस्टमर इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक। मतलब अब आपका कुछ कंपनी से बाहर जा रहा है तो वो हो जाता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक।
कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ऑपरेशन. ऑपरेशन आपका इंक्लूड्स क्या करते हैं, चलिए पढ़ते हैं. इंक्लूड प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट. मतलब किसी चीज का ऑपरेट करना, मतलब आप रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो आपका ऑपरेशन हो गया. आप किसी प्रोडक्ट को लेबल कर रहे हो, आप किसी प्रोडक्ट को ब्रांड दे रहे हो, पैकेज कर रहे हो, तो वो क्या सब होता है, ऑपरेशन. मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को कन्वर्ट कर रहे हो, वो ऑपरेशन हुआ ना. ऑपरेशन मतलब ऑपरेट करना, कुछ एक्टिविटी करना, तो वो होता है आपका ऑपरेशन. मतलब आप रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, देन उसे पैकेजिंग कर रहे हो, जैसे लेबलिंग कर रहे हो, ठीक है. वो सब क्या हो जाता है, आपका ऑपरेशन का ही पार्ट होता है, क्योंकि आप वो प्रोडक्ट को बना रहे हो, फाइनली उसमें ऑपरेट कर रहे हो, तो वो होता है आपका ऑपरेशन. आई होप आई एम क्लियर. मूविंग फॉरवर्ड, इनबाउंड लॉजिस्टिक हो गया हमारा, ऑपरेशन हो गया, आउटबाउंड लॉजिस्टिक हो गया. नाउ कमिंग टू मार्केटिंग एंड सेल्स. मार्केटिंग एंड सेल्स क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो, ताकि आपका प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चले और लोग उसको परचेज कर सके, राइट. वो होता है आपका मार्केटिंग एंड सेल, such as advertising, promoting and pricing in marketing and sales. Basically, in this all activities, they help to convince a customer to purchase a company's product or services. कस्टमर को कन्विंस करना किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो होता है आपका मार्केटिंग एंड सेल. आई होप आप तो अवेयर होंगे इस टर्म से. मूविंग फॉरवर्ड, सर्विसेज. सर्विसेज मतलब किसी चीज़ का सर्विस देना. सपोज आप एक्वागार्ड लगाए, अब आपका कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आप एक्वागार्ड कंपनी में कॉल करके बोलते हो कि भैया मेरा ये चीज़ में दिक्कत आ गया, तो मुझे इसकी सर्विसिंग चाहिए, जैसे क्लीन अप सर्विसेज चाहिए, तो वो क्या आते हैं, आके आपके सर्विस देते हैं, तो वो होता है आपका सर्विसेज. मतलब वो कस्टमर सर्विस हो गया, ठीक है. रिपेयर, कुछ खराब हो गया, उसको आके रिपेयर करता है, वो सर्विस हो गया, ठीक है. वो सब आपके सर्विसेज होते हैं, ठीक है. तो जो कि इनटैंजिबल होते हैं, राइट. पर जो आपका प्रोडक्ट्स होता है वो टैंजिबल होता है, बट सर्विसेज आर इनटैंजिबल. This includes activities to maintain products and enhance consumer experience. Services ना consumer के experience को enhance करता है, जैसे customer का service, maintenance service और repair, refunds and exchange. ये सब क्या होता है, आपके services होते हैं, ठीक है. For an e-commerce company, this could include repairs and maintenance और warranty. आपका repair हो सकता है, किसी चीज़ को replace हो सकता है, या warranty हो सकता है आपके किसी भी service का, right. तो वो जाता है आपका services. तो what are the 5 primary activities? Inbound logistic, outbound logistic, marketing and sales, operations, and the 4th point is services. Now coming to the secondary activities. Secondary activities आपके primary activities को support करते हैं, तो उसमें क्या क्या आता है, procurement. Procurement क्या कहता है, सबसे पहला point है procurement. Procurement is the acquisition of inputs or resources for the firm. मतलब procure करना, लाना, अपने क्या कर रहे हैं, फर्म के लिए रॉ मटेरियल्स ला ले, इनपुट्स ला ले, वो आता है आपका प्रोक्यूरमेंट. दिस इज हाउ अ कंपनी ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स. दस इट इंक्लूड्स फाइंडिंग एंड नेगोशिएटिंग प्राइसेस विद सप्लायर्स एंड वेंडर्स. दिस रिलेट्स हेवीली टू द इनबाउंड लॉजिस्टिक प्राइमरी एक्टिविटी वेयर एन ई कॉमर्स कंपनी विल लुक टू प्रोक्यूर रॉ मटेरियल्स और गुड्स फॉर रीसेल. मतलब जहां वो इनपुट्स को ढूंढते, नेगोशिएट करते प्राइसेस में, और अपने कंपनी या अपने फर्म में वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज या वो इनपुट्स लाते हैं, ठीक है. प्रोक्यूरमेंट मतलब प्रोक्यूर करना. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इससे तो आप बहुत अच्छे अवेयर होगे. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, एचआर को मैनेज करना. मतलब आप हायर करते हो, रिक्रूट करते हो, उनको मेंटेन करके रखते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो, तो वो क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. मतलब एचआर को मेंटेन करके रखना, अपने ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन करना, वो आपका होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. आई होप आई एम क्लियर. मूविंग फॉरवर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कवर्स अ कंपनी सपोर्ट सिस्टम एंड द फंक्शन दैट अलाउज इट टू मेंटेन ऑपरेशन. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आपकी कंपनी के ऑपरेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जैसे अकाउंट्स का वर्क, लीगल वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. क्या हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट, ठीक है. सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर ऑल प्राइमरी एक्टिव फंक्शंस. मतलब जो आपके कंपनी को सपोर्ट करता है, उसके फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है, वो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए. विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बहुत नेसेसरी आपके सारी प्राइमरी फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए. तो हमारा प्रोक्यूरमेंट मतलब प्रोक्यूर करना रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब एचआर को मैनेज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है. नॉट द नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होता है ना, इज यूज ड्यूरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कैन इंक्लूड डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स एंड ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग. मतलब ये इंक्लूड करता है आपका इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर,
प्रोसीजर एंड टेक्निकल नॉलेज, मतलब आप टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हो, आप ऐसा टेक्नोलॉजी ला रहे हो जिससे आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस एनहांस होगा, जिससे आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एज दे पाओगे दूसरों को, राइट। वो होता है आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। विद टाइम आपका टेक्नोलॉजी चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होता है, वो आउटडेटेड हो जाता है, तो आप स्टैंड आउट नहीं कर पाते अपने कंपटीशन में, अदर कॉम्पिटिटर्स में, और अपने मार्केट में स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे। तो विद टाइम टेक्नोलॉजी भी चेंज होना चाहिए। So the primary activities within the Michael Porter's value chain are used to provide a company with a competitive advantage in any one of the 5 activities. So it has an advantage in the industry in which it operates. मतलब primary activities बहुत ज़रूरी है और secondary activities फिर necessary हो जाते हैं अपने primary activities को support करने के लिए। तो यही होता है आपका Porter's का value chain model. I hope I am clear. What are the secondary activities? Procurement, human resource management, infrastructure and technological development. I hope I am clear. चलिए ये 4 हमारा हो चुके हैं, अब हमारा सिर्फ लास्ट बचा है, विच इज, देख लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, सपोर्ट एक्टिविटीज विच आर द सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड द 5 एक्टिविटीज विच इज द प्राइमरी एक्टिविटीज। आप ये स्लाइड देख लीजिएगा। द पोर्टर्स एंड लॉयर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। पोर्टर्स एंड लॉयर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या बताते हैं। The Porter's and Lawes theory of motivation is based on the assumption that rewards cause satisfaction and that sometimes performance produces rewards। क्या बोल रहे हैं ना कि आपका assumption एक लिया जाता है कि अगर reward किसी चीज़ का दिया जाता है ना, वो हमें satisfaction देता है, और performance जो है, हम अगर perform कर रहे हैं तो हमें उसका reward मिलेगा, right? This hypothesizes the relationship between satisfaction and performance is linked by another variable, rewards। यहाँ पे 3 वेरिएबल का इंटर रिलेशन दिखाया है, which is motivation, performance and satisfaction, ठीक है। They see good performing leading to reward which lead to satisfaction. It is a multivariable model। सबसे पहला point, it is a multivariable model and explain the complex relationship among motivation, performance and satisfaction। ये दूसरा पॉइंट, ये रिलेशनशिप किसके बीच में बताता है, आपका मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पोर्टर्स एंड लॉयर्स मॉडल में बताते हैं, दे आर्ग्यू दैट सेटिस्फैक्शन डज नॉट ऑलवेज लीड टू परफॉर्मेंस। मतलब सेटिस्फैक्शन आपका परफॉर्मेंस को लीड करे, जरूरी नहीं है ऐसा, बट रिवर्स ट्रू है। मतलब अगर आप परफॉर्म कर रहे हो सपोज, तो आप सेटिस्फाइड हो क्योंकि आपको पता है आपने परफॉर्म किया है, बट अगर आप सेटिस्फाइड हो दैट डजंट मीन कि आप परफॉर्म किए, आपने परफॉर्म किया ही किया है, ठीक है। रादर रिवर्स इज ट्रू बिकॉज पीपल कैन बिकम कॉम्प्लिकेंट आफ्टर हैविंग अचीव सेटिस्फैक्शन वंस। ऑन द अदर हैंड परफॉर्मेंस कैन लीड टू सेटिस्फैक्शन। परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन को लीड कर सकती है अगर वो इंटरलिंक्ड है रिवॉर्ड से। अगर रिवॉर्ड है ना उसका, तो वो सेटिस्फैक्शन को लीड कर सकती है, क्योंकि आपको पता है उस चीज़ का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको पता है, आपको सपोज आपको होमवर्क मिला है, आपकी मॉम ने कहा कि अगर आप ये होमवर्क करते हो तो मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगी, तो आपको पता है वो बैकअप किसके, रिवॉर्ड से। तो आप क्या करोगे, जब वो काम कर लोगे, आपको आइसक्रीम मिल जाएगा, तो आप सेटिस्फाइड फील करोगे, ठीक है। तो ये होता है आपका पोर्टर्स एंड लॉयर्स मॉडल। Thus effort not certainly produce job performance। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आप एफर्ट कर रहे हो तो आपका जॉब परफॉर्मेंस हो, ठीक है, आपका रिजल्ट आए। सपोज आपने प्रिपेयर तो बहुत अच्छा से किया एग्जाम के लिए, बट आपका वो रिजल्ट नहीं आया, ऐसा हो सकता है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो ज़रूरी नहीं है कि एफर्ट्स आपके परफॉर्मेंस को लीड ही करेगा, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन में लीड कर सकता है अगर वो बैकअप है बाय रिवॉर्ड, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ मल्टीवेरिएबल मॉडल। सेकेंडली, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन एंड विच इज इनडायरेक्टली लिंक्ड विथ रिवॉर्ड। The third point is satisfaction will not always lead to performance, but performance can lead to satisfaction if it is backed by reward. And the fourth point is effort does not always lead to job performance। जरूरी नहीं आप effort करो तो आप succeed करो, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट था आपका पोर्टर्स एंड लॉयर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो हमें बताता था। चलिए पढ़ते हैं पोर्टर्स एंड लॉयर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। द थ्योरी प्रपोज 2 टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड।
कितने तरह के रिवॉर्ड्स थे? 2 तरह के, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स आपके इनहेरेंट होते हैं, मतलब आप खुद मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या होता है? आप बाहर से मोटिवेट हो रहे हैं, कोई और आपको मोटिवेट कर रहा है। तो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या हमें बताता है? इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स आर गिवन टू द इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ फॉर गुड परफॉर्मेंस। दे include feelings of accomplishment and satisfaction of high level of needs of Maslow. Intrinsic rewards are directly related to good performance only if the job structure is varied and challenging, so an individual can क्या होता है? Intrinsic reward जो आप खुद को दे रहे हो, Maslow's का high level needs क्या होता है आपका? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लीड, सेल्फ एक्सटीम नीड्स। जब आप खुद सेटिस्फाइड हो जाते हो कि हाँ मैंने ये काम किया, मैं सेटिस्फाइड हूँ, या आप खुद को रिवॉर्ड दे रहे हो फॉर द गुड परफॉर्मेंस, राइट। आप अच्छा करते हो, आप अपने आप को पैट कर लेते हो, राइट। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड होता है जो कि लोअर लेवल नीड्स होता है, राइट, जो आपका होता है दूसरों से मिल रहा है, जैसे आपके सैलरी में प्रमोशन आ गया, आपको स्टेटस मिल गया, जॉब सिक्योरिटी मिल गया, या ये सब आपका क्या हुआ? सॉरी, एक्सटेंशन रिवॉर्ड आपको बाहर से मिल रहा है, आपको बाहर के लोग मोटिवेट करें, तो वो होता है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। तो 2 तरह के अवार्ड होते हैं पोर्टर्स एंड लॉयस में, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज पोर्टर्स एंड लॉयस का ही। In this model, rewards are linked indirectly to satisfaction through preserved equitable reward. देखिए मैंने आगे जो पॉइंट पढ़ाया था, आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, आपको क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन, राइट, विच इज परफॉर्म करने से सेटिस्फैक्शन हो रहा है, विच इज लिंक्ड विथ रिसीव्ड इक्विटेबल रिवॉर्ड्स विच इज इंट्रिंसिक रिवॉर्ड एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। तो आप जब परफॉर्म करते हो ना, आपका सेटिस्फैक्शन होता है, विच इज linked with rewards, and the rewards is intrinsic reward हो सकता है या extrinsic reward हो सकता है, and it is a multivariable model. This variable refers to the amount of rewards an individual feels he should receive as a result of his performance. ठीक है, वो होता है कितना वो फील करता है। इक्विटेबल रिवॉर्ड मतलब कितना वो प्रिसीव कर रहा है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर ये मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे एटलीस्ट इतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और अगर वो उसके इक्वल हो जाता है तो वो सेटिस्फाइड फील करता है। लेकिन अगर वो रिवॉर्ड उसको एक्सीड नहीं कर पाता, उसके एक्सपेक्टेशन को, या उसके एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाता है, तो वो डिससैटिस्फाइड फील करता है। दिस वेरिएबल कैन ऑल्सो बी एक्सपैंडेड टू इंक्लूड द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड्स एन इंडिविजुअल फील शुड बी अटैच्ड टू द पोजीशन। ठीक है, व्यू satisfaction as deficiency measure, जो मतलब satisfaction is determined by the difference between actual reward and perceived equitable rewards. If actual rewards exceed perceived reward, then it is satisfied. मतलब आपका actual reward जो है वो exceed कर दिया आपके perceived के, मतलब आपने जो सोचा था वो ज़्यादा हो गया और perceived कम है, मतलब आप actual जो हो, आपका जो एक्चुअल सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा हो गया, मतलब आप सेटिस्फाइड है, मतलब आपको ज़्यादा मिल रहा है। आपने सोचा था आपको 10 मिलेगा बट आपको 20 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप सेटिस्फाइड हो गए कि अपन को तो ज़्यादा मिल रहा है ना, अपन को ज़्यादा मिल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वहीं आपको सोचा आपको 10 मिलेगा बट आपको 8 मिल रहा है और 10 नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर आप डिससैटिस्फाइड हो गए क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहा वो, तो वो होता है पोर्टर्स लॉयस मॉडल। आई होप आई एम क्लियर। तो एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ, पोर्टर्स एंड लॉयस मॉडल आपका थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, जो आपको बताता है, एक मल्टीवेरिएबल मॉडल है जो आपको रिलेशनशिप बताता है परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्शन, रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन में। ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सेटिस्फाइड हो तो मतलब आपने परफॉर्म किया है, बट अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप सेटिस्फाइड हो सकते हो अगर वो आपका इंटरलिंक्ड है विथ प्रिसीव्ड इक्विटेबल रिवॉर्ड। एंड व्हाट इज प्रिसीव्ड इक्विटेबल रिवॉर्ड, मतलब आप कितना प्रिसीव कर रहे हो कि आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा, और अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन को मीट करते हैं तो आप सेटिस्फाइड होते हो, बट आपके एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करेगा तो आप डिससैटिस्फाइड हो जाते हो। और रिवॉर्ड आपके 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड जो कि आपका इनहेरिटेंट रहता है, जो आप खुद को देते हो, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जो आपको बाहर से मिलता है, जो आपका सैलरी, आपका प्रमोशन, ये होता है आपका एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एफर्ट कर रहे हो तो वो आपका जॉब परफॉर्मेंस में रिजल्ट करे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो तो आपका उसका रिजल्ट मिले ही। ठीक है, तो ये आपको बताता है पोर्टर्स एंड लॉयस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पे हमारा सारा मॉडल्स कंप्लीट होता है, 5 का 5 मॉडल जो हमने पढ़ा, विच इज पोर्टर्स का 5 फोर्स मॉडल, पोर्टर्स का डायमंड मॉडल, पोर्टर्स का जेनरिक स्ट्रैटेजिक मॉडल, पोर्टर्स का वैल्यू चेन मॉडल एंड पोर्टर्स एंड लॉयस मॉडल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पे आपका सब कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आए हो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगी। और प्लीज़ जो भी आपने पढ़ा उसको एक
छोटे से पैरा में ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेगा, ठीक है। और ये कुछ रेफरेंस है आपके सारे मॉडल्स के जो मैंने यूज़ किया और आप भी स्टडी के लिए अपना यूज़ कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आया हो। मैंने कोशिश किया कि हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करूं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, और प्लीज़ इसको रटने की कोशिश नहीं, मगअप नहीं करना, आपको समझना है जैसे मैंने समझाया। पॉइंट्स को थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिएगा और बाकी सब तो आपका क्लियर ही है। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी फर्दर टॉपिक आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एवरीवन।